झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। सरकारी ऐलान हो गया है, सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक बड़ी मंडी है, दरवाजे पे लिख रखा है सच बोलो। पिछले 2 दिनों से ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक एक खबर का प्रकाशन हो रहा है। कल से खास तौर से मीडिया में ये प्रमुखता से ये बात बताई जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन मसाजिद इंतजामिया कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने भड़काऊ बयान दिया है और भारत के कानून की तुलना, न्यायपालिका की तुलना उन्होंने पाकिस्तान से कर दिया। दरअसल इस मुतालिक आपको कुछ चीजें साफ साफ बताते चले। एसएम यासीन के द्वारा अक्सर ही रोज सुबह या रात में देर रात गए सोशल मीडिया पे अपने नजरिए रखे जाते हैं और इन नजरियों को ज्यादातर मीडिया हाउसेस को और अधिकारियों को भी उनके द्वारा भेजा जाता है। शबे कद्र के रोज अहले सुबह उनका एक मैसेज इसी तरीके का था। इस मैसेज को मैंने आज भी रखा हुआ है, अभी भी है हमारे पास, और इस मैसेज को मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं, जिसके ऊपर खास एतराज कुछ व्यक्ति विशेष लोग जता रहे हैं। संदेश की शुरुआत इस तरीके से, संवैधानिक संकट। संदेश में लिखा है कि मेरा सदैव से मानना रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बदतरीन मुल्क है। लफ्ज पे गौर करिएगा, बदतरीन मुल्क है। हालिया दिनों में यहां की जो कुछ हो रहा है उससे हमारी बातों को बल मिल रहा है और वहां न्यायपालिका ताकतवरों की गुलाम बनकर रह गई है। अफसोस, हम उसी राह पे चलते दिख रहे हैं। ये संवैधानिक संकट करके एक शब्द था और यहाँ पे पाकिस्तान को बदतरीन मुल्क कह करके संबोधित किया गया। बदतरीन का मतलब होता है एक बद से बदतर, मतलब जो सबसे खराब मुल्क हो उसको बदतरीन मुल्क कहा जाएगा। मगर इस मामले को कुछ विशेष अनुभवी पत्रकारों के द्वारा बदतरीन को शायद बेहतरीन समझ लिया गया होगा। बहरहाल साहब, एक प्रोपगंडा फैलाना तो एक अलग सी बात होती है। इसी तरीके का एक बयान जो है, एक सवाल 31 जनवरी को जिला अधिकारी से एक वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था। उनको एसएम यासीन का नाम तक नहीं पता था, उन्होंने यासीन मलिक कहा था। दरअसल जिस यासीन मलिक को लोग जानते हैं वो यासीन मलिक कश्मीर का अलगाववादी नेता है जो तिहाड़ जेल में बंद है। बहरहाल वो सवाल आपने भी सुना होगा और एसएम यासीन ने उस मुतालिक कानूनी कार्रवाई भी चालू कर दिया है। इस पूरे मामले में और ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक कई बातों का तस्करा करने के लिए आज हमने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन से खुलकर काफी देर तक बात किया। ये वीडियो आपके लिए काफी लंबा हो सकता है, मगर इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा ताकि पूरे हालात का जायजा आपको मिल सके और पूरी बातें आपको पता चल सके। देखिए हमारी और एसएम यासीन के बीच में हुई बातचीत। यासीन साहब, कल से मीडिया में इस तरीके की चर्चा है कि आपने कोई भड़काऊ बयान दिया है, भारत की तुलना जो है पाकिस्तान से कर दिया। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं मेरे समझ से वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। पहले तो जाके किसी मदरसे में नाम लिखवा लें जहां से उर्दू वो कुछ सीख सके। मैंने लफ्ज पाकिस्तान के लिए बदतरीन लिखा है, बदतरीन, इसका मतलब सबसे खराब, क्योंकि हालिया जो भी वाकयात हो रहे हैं वहां बहुत ही खराब है और वहां का न्यायालय भी उसी तरह रंगा जा रहा है। मैंने पाकिस्तान से इस तरह तुलना नहीं की। मैंने ये कहा है कि बदकिस्मती से और बहुत अफसोस है कि हमारे वहां भी लगभग उसी रास्ते पे चल निकले हैं। मैंने ये नहीं कहा तुलना किया है कि नहीं, हम उसी पहुंच गए, वहां तक उस रास्ते पे चल निकले हैं। अभी तो सुधार हो सकता है अगर हमारे जो यहाँ के बड़े बड़े चिंतक हैं, महान चिंतक, जो कुर्सी से नहीं चिपके हुए, वो सुधार कर सकते हैं। और रही मीडिया के बहुत से लोग हैं, तो हम इन लोगों को, इन मीडिया वालों को जो हमारे आजकल लेके वो भोंपू लेके टहल रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं करते। एक बेवकूफ़ आदमी एक दिन तो डीएम साहब से ये कह रहा था,
मेरा नाम बिगाड़ करके कह रहा था। उसे ये भी तमीज नहीं कि मेरा नाम यासीन एसएम यासीन है, यासीन मलिक कह रहा था। यासीन मलिक तो कश्मीर वाला है, वो अभी जेल में है, उसका उससे क्या तुलना करना। और हम प्योर हिंदुस्तानी हैं, हमारे घर हमारे खानदान का कोई भी फर्द पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, कोई भी अदना से अदना फर्द। हम गांव के से आए हैं और हमारे गांव के ऊपर से नीचे तक कोई भी आदमी पाकिस्तानी नहीं है। ये हमारे खानदान की खूबी है, हम यहीं पैदा हुए और यहीं मरेंगे। लेकिन ये पत्रकार जो हैं, जो इनको पढ़ना पढ़ाई से वास्ता है ना कुछ, इनको खाली दे दिया गया, जाइए घूम घूम करके सबके मुंह में लगाइए और पूछिए, ऐसे सवालात पूछिए जिसका कोई मतलब नहीं है। कल एक पत्रकार जो है किसी आदमी से पूछ रहा था, किसी जाहिल आदमी से पूछ रहा था कि यासीन ने ये कहा। अरे भाई, यासीन ने जो कहा वो सुनो तो। यासीन जो कहता है डंके की चोट पे कहता है, और हम भड़काऊ भाषण नहीं थे। भड़काऊ अगर होता तो उस रात 31 को जो संविधान पे डाका पड़ा है, जो जिस तरह, वो न पड़ता। अभी हाईकोर्ट ने भी हम लोगों की याचिका, ज्ञानवापी मस्जिद की याचिका खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है। कल आपका एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक पत्रकार साहब ये जानना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। ऐसे भी लोग हैं। अरे भाई, तुम सवाल पूछो, तुम ये क्यों पूछते हो हम क्या कहने वाले हैं? हम तुम्हें क्यों बतावे? तुम हो कौन? ये तुमने पत्रकारिता कभी सीखी नहीं है, ना पढ़ी है कि क्या होता। सवालात ऐसे होते हैं कि हम क्या वहां पेश करने वाले हैं, ताकि तुम फौरन चले जाओ अपने आकाओं को बता दो जिनके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो। मस्जिद के दक्षिण तहखाने में हाईकोर्ट ने पूजा को रोकने से मना कर दिया है। पूरा तवारीखी इतिहास ज्ञानवापी मस्जिद का है कि तवारीख क्या है? पूरी तारीख ये है कि 1937 में ही ये फैसला हो चुका है। अव्वल तो ये 600 साल पहले बनी थी। ये किसी मुगल शासक ने नहीं तोड़ा था कोई चीज, उससे पहले बनी थी। 600 साल मुगलों से पहले 150 साल तकरीबन बनी थी। जौनपुर के शेख मुहद्दिस ने बनाया था। उसके बाद अकबर ने उसको, चूंकि जोधा से उसका मिलन हो गया था, तो उसने जो है दीन इलाही, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे नया मजहब कायम कर दिया, दीन इलाही, जिसको आम मुसलमान, अदने से अदना मुसलमान भी जो होगा हिंदुस्तान का, जिसको अपने कुरान और अल्लाह पे भरोसा है, वो अकबर के इस मजहब की निंदा करेगा। हिंदू मुस्लिम एकता तो बड़ी अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मजहब बदल दें। तुम अपने मजहब पे कायम रहो, हम अपने मजहब पे कायम रहेंगे और बढ़ते दम तक कायम रहेंगे। इसी में हमारी भलाई है। तो दूसरी बात, अकबर ने जो गलती की थी उसकी दुरुस्त किया औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये जो है दुरुस्त हुआ। पहले ये मस्जिद निचले सतह पे हुआ करती थी, ऊपरी सतह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने की तामीर करता है। जिस तहखाने में पूजा शुरू हुई, व्यास जी के परिवार का ये दावा हुआ कि वहां पूजा पाठ 1993 तक होती थी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये मस्जिद जब मैं कह रहा हूँ कि शेख मुहद्दिस साहब ने, जो जौनपुर के थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने जब बनवाया था तो निचली सतह पे बनवाया था, उसका ऊपर ही सतह कुछ नहीं था। ये तो जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ये तामीर हुई, तब वो बेसमेंट हो गया, निचली सतह किसी के कब्जे में थी नहीं, वो मुसलमानों के कब्जे में रही है और कभी वहाँ पूजा नहीं हुई है। ये बहुत अच्छी तरह नोट लें, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। जो भी गलत सबूत है वो गलत पेश कर रहे हैं। कल मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि वो रामायण पढ़ते हुए, मैंने कहा पागल हो गए आप लोग, रामायण का वहां से क्या ताल्लुक था? अगर उन्हीं की बात मान लें, अगर उन्हीं की बात मान लें कि ये शिव मंदिर था, तो रामायण का वहां से क्या ताल्लुक था? मुझे अच्छी तरह याद है, पीछे श्रृंगार गौरी पे, जो मस्जिद की बैरिकेडिंग से दूर पे है, श्रृंगार गौरी पे किसी ने श्री राम लिख दिया था। पंडित सोमनाथ व्यास बहुत नाराज हुए थे कि साहब ये किसने लिख दिया, श्रृंगार गौरी पे श्री राम लिख दिया।
उन्होंने मेरे सामने उस वक्त ये डीएम और एसएसपी से शिकायत कर रहे थे, साहब इसको भी आप लोग दिखवाइए कौन वहाँ इस तरह के शरारत करता है। हालांकि उनका मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं था, न मस्जिद के लोग उधर जाते थे, जाहिर है कोई गैर मुस्लिम ही लिखे होगा। अच्छा यासीन और साहब, एक पीता वो बता दें, ये बात सरीहन गलत है, कभी वहाँ पूजा हुई है, कभी भी पूजा नहीं हो। हमने पुराने जो हमसे भी पहले के लोग थे वो भी बताते हैं कभी पूजा नहीं। अरे हमारे जो मस्जिद में रंगाई पुताई या मरम्मत होती थी उसका सामान भी वहाँ रखा जाता था। आज भी जिंदा है जो लोग जिनके देख रेख में रंगाई पुताई होती थी। जब कहिएगा तब मैं उन्हें पेश कर दूंगा। वो कहते थे हमारा सामान वहाँ रखा जाता था। साहब कैसे ये बात कह रहे हैं, कभी पूजा नहीं। दूसरी बात, जिन साहब ने दरखास्त दी थी, शैलेंद्र पाठक तो नाती हैं सोमनाथ व्यास के। सोमनाथ व्यास बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे सोमनाथ व्यास के। हम लोग अक्सर एक ही रिक्शे पे जाते थे मुकदमा पैरवी करने 91 के बाद। कई बार ऐसा हुआ कि पंडित जी के घर पे कुछ मरम्मत का काम होता था। पहले ये होता था कि मंदिर हो, मस्जिद हो या किसी का घर हो, कोई मरम्मत का काम अगर होता था तो बिना सबकी रजामंदी के नहीं होता था। पंडित सोमनाथ व्यास के घरों की कुछ मरम्मत का काम था तो बाकायदा डीएम और एडीएम सिटी, एसपी सिटी, पंडित सोमनाथ व्यास और हम और लोग सब बैठे, तो इसमें ये मंजूरी हुई कि हाँ पंडित जी ये चीज करा सकते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वहां पूजा होती थी। हाँ, उनके घर का कुछ सामान जरूर वहां रखा जाता था, जैसे बांस बल्ली वगैरह, टूटे फूटे मेज हैं, कुछ चौखट वगैरह की लकड़ियां थी, वो पड़ी हुई थी, वो आज भी थी वहां। वो तो उन्होंने भी एसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा और एसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि वहाँ मूर्तियाँ हमारे जाने के बाद भी मौजूद है, कहीं नहीं लिखा है। वो पहले नीचे सब खुला हुआ था, पहले जब बैरिकेडिंग नहीं थी तो सब खुला हुआ था, तो डंपिंग ग्राउंड था, लोग मलबा ले आके वहाँ फेंकते थे। उसमें टूटी फूटी मूर्तियाँ भी थी, टूटे फूटे मकान के हिस्से भी थे, कुछ पत्थर के टुकड़े थे, कुछ और भी टुकड़े थे। चूड़ियों की दुकान भी वहां पे हुआ करती है, मुझे अपने होश में याद है। इस तरफ चूड़ी की भी दुकान होती थी, कोयले की दुकान, तो वो मैंने खाली कराया था, मैंने खाली कराया था। चाय की दुकान से पहले वहाँ कोयले की दुकान होती थी। वो यादव जी थे, यादव जी बेचारे ज़ईफ हो चुके थे। यादव जी ने हमसे कहा कि यासीन साहब हम अगर उजाड़ दिया जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ। प्रशासन ये चाह रहा था कि उन्हें कहीं मुंडी लगवा दें, तो मैंने कहा नहीं, फिर कोई इन्फोर्समेंट वाला ड्राइव चलेगा तो आपकी ड्यूटी हटा दिएगा। तो मैंने सामने वही छत्ताद्वार में एक दुकान बना करके यादव जी को दिया था। यादव जी का एहसान वो मानते थे, यादव जी के बच्चे भी आज तक हमारा एहसान मानते हैं कि आपने हम लोगों को वहाँ जीवित रखा था, वहाँ हमें जो है खाने पीने का इंतजाम हो गया था। बल्कि कुछ पैसे भी मैंने उन्हें दिए थे कि लीजिए आप अपना रोजगार कीजिए। वो चाय बना करके सबको सप्लाई करते थे बेचारे। चूड़ी वाली जो थी उनको पैसा दिया था खाली करने के लिए, उनको भी सामने जगह दिया था। हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और इससे पहले तमाम मौके ऐसे आए, कभी इस बात नहीं हुई। तो अब शुरू हो गया, नए नए लोग आ रहे हैं और नए नए हिंदुत्व के पुजारी आ रहे हैं जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे शर्म नहीं आ रही, तुम मजहब, अपने मजहब का मजाक उड़ा रहे हो, ये हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हो, हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। और इससे ज्यादा अपमान तो हमारे यहाँ के जिला के अधिकारियों ने किया है, जो टूटी फूटी मूर्तियां पता नहीं कहाँ से ले जा करके उसकी पूजा शुरू करवा दी। अच्छा, एक सवाल यासीन साहब यहाँ पे है कि सोमनाथ व्यास जी कभी दैनिक जागरण के डाक विभाग के हेड भी हुआ करते थे। अगर जैसा दावा किया जा रहा है कि 1993 तक वहाँ पूजा होती थी, अगर इस तरीके का दावा रहा था तो सोमनाथ व्यास जी ने इस संबंध में कभी कोई मुकदमा नहीं दाखिल किया, कभी कोई शिकायत नहीं किया? न पंडित सोमनाथ व्यास ने दाखिल किया, न 31 साल हो गया 93 से आज तक। क्यों नहीं ये लोग किसी जगह गए? नहीं, उनके किसी परिवार के और सदस्य ने दाखिल नहीं, किया? किसी परिवार के सदस्य ने। बल्कि मैं तो पंडित सोमनाथ व्यास का जो मकान, जो मंदिर प्रशासन शैलेंद्र पाठक मिला करके हड़प लिया उनके और लोगों का, क्योंकि उसमें तो कई लोगों का हिस्सा था। मैं जितेंद्र व्यास को लेकर के गया था सुप्रीम कोर्ट अपने खर्चे पे। जितेंद्र व्यास के वो कागजात मेरे पास अभी भी मौजूद है, जब सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए थे। और
पंडित सोमनाथ व्यास जी ये बात हमेशा मानते थे, वो इज्जत भी करते थे, एहतराम भी करते थे कि नहीं ये मस्जिद, ठीक है, उनका एक दावा था कि ये पूरी मिल्कियत हमारी है, अरे ये सब हमारी मिल्कियत, वो अपने आप को उसका मालिक मानते थे। आज उनके घर के परिवार के लोग दर बदर ठोक रहे, मंदिर प्रशासन ने धोखा किया उनके साथ, शैलेंद्र पाठक से लिखवा लिया सवैतनामा, उसके आधार पे उनकी पूरी पीठ ही खत्म कर दी, पूरा पीठ खत्म कर दिया। उनके और लोग भाई तो बड़ी कसम फुर्सी में इंतकाल हुआ उनका, बेचारे एकदम सही थे, लागर बिल्कुल बेयारो मददगार, कोई भी शहर का कोई भी हिंदू उनकी मदद करने नहीं आया। और ये जो बड़े बड़े आज पुजारी बन गए हैं, जैन साहब वहाँ से आ रहे हैं, फलाने साहब यहाँ से आ रहे हैं, वो वादनियाँ यहाँ से आ रही हैं, क्यों नहीं उस वक्त उनकी मदद की जाए? बेयारो मददगार थे, दर दर भटक रहे थे। कभी पंडित जी ने ये बात नहीं कही जिसमें कभी पूजा हुई है, कभी नहीं कहा। और 31 साल बीत गए, उसके अभी तो बहुत साल नहीं गुजरे उनके इंतकाल, उनके भाई अभी इंतकाल हुआ है 2 साल पहले, उन्होंने भी कभी ये बात नहीं कही। उनकी आयादत बीमार थे तो उनको देखने हमारे मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बाकी नुमानी गए थे, ऐसे तो कोई बात नहीं। और हमारी ये समझ नहीं आ रही है शहर को किस नहज पे लोग ले जाना चाह रहे हैं। और सबसे खराब भूमिका इसमें पत्रकारों की है, इंतहाई हम क्या कहें गंदे मिजाज के हो गए हैं ये लोग, अनाप शनाप जो चाहते हैं लिख देते हैं, जो चाहते हैं कह देते हैं, जो चाहते हैं सवाल पूछने लगते हैं। वो दिन धक्का मुक्की हम लोगों से करने लग गए। अरे भाई क्या मतलब है, चारों तरफ से तुमने सड़क घेर रखा है, कई रोज तो हमें पीठ में तकलीफ रही, कुछ भी एहसास नहीं। अच्छा, 31 जनवरी को एक पत्रकार ने सवाल किया था जिलाधिकारी से, आपका नाम उन्होंने यासीन मलिक लिया था, जबकि यासीन मलिक कश्मीरी अलगाववादी नेता है जो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। आपका नाम लेकर के कहा था कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है, हमारे पास वीडियो है। भाई वीडियो क्या कहते हैं ना, अगर भड़काऊ बयान दिया तो वीडियो दिखावे, वरना फिर हम अदालत में ले आवे, इंडिया के अदालत में पेश करें वो भड़काऊ बयान। आजकल इस तरह के बहुत से लोग आ रहे हैं जो इस तरह सवाल हमसे पूछते हैं कि हम गुस्से में आ जाएं। मैं गुस्से में नहीं आता, गुस्से में आने के बाद हालात बिगड़ सकते हैं, हम जानते हैं शहर के हालात बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है संभाले ना संभलेगा किसी के, जो जिस तरह की चीजों को हम संभाल करके लेके चल रहे हैं। जिस तरह प्रशासन ने जब कटवाना शुरू किया था बैरिकेडिंग, ऐसा नहीं कि मेरे पास उस वक्त की सूचना नहीं, उस वक्त के फोटोज नहीं है, उस वक्त की कटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं है, वही खाली हम वायरल कर देते तो शहर की सड़कें जो है सुर्ख हो जाती हैं। हिंदुओं से भाइयों से नहीं टकराव होता, सिर्फ पुलिस से टकराव होता। हमने वो बचाया, अपने नौजवान मुसलमान लड़कों को बचाया कि जोश में आकर के कहीं कोई ऐसी हरकत न कर दी। ठीक है, अदालत में मामला चल रहा है, हम अदालत में देखेंगे, लेकिन हम ऐसे अब पत्रकारों को भी नहीं छोड़ेंगे जो इस तरह के अनर्गल बातें करते हैं, और न इस तरह के लोग हमारे पास आया करें। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ऐसे लोग हमारे पास आने की जहमत न किया करें जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं। मेरा नाम बिगाड़ने की क्या जरूरत थी उन्हें? अरे मैं ऐसे में यासीन मलिक से हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं, मैंने कभी कश्मीर गया भी। और दूसरी चीज, अगर यासीन मलिक ने बयान दिया भड़काऊ तो यासीन मलिक से सवाल पूछना चाहिए। और यासीन मलिक से कैसे उनकी मुलाकात होगी, वो तो तिहाड़ जेल में बंद है। हाँ, वो जाने, ये बता मैं वो। और वो बंदा अब मेरे पास नहीं आ रहा है, एएनआई का वो बंदा मेरे पास अब नहीं आ रहा। उसका क्या नाम है, मुझे नाम देखिए, मैंने नोट कर रखा कहीं पे। वो बंदा मेरे पास नहीं आ रहा और ना आने की कोशिश करेगा कभी। मैं आपके माध्यम से उसको चैलेंज कर रहा हूँ। आशुतोष आए थे, आशुतोष ने कहा, आशुतोष का लिया नहीं, मैंने ये बात नहीं पूछी, आप सुन लीजिए, फिर से सुनवाया उन्होंने, कल वो एएनआई वाला वो बंदा पूछा। अच्छा, यह सवाल यासीन साहब देखिए एक और भी खड़ा होता है, जो जेन्युइन अगर पत्रकारिता इंसान करता है तो वाटेवरी के बजाय 5W1H की पत्रकारिता होनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि आप अगर कोई बयान नहीं भी देते हो, तोड़ मड़ोड़ के ये कहा जाता है कि भड़काऊ बयान दिया,
वही परमहंस स्वामी परमहंस कहने वाले, खुद को आचार्य कहने, परमहंस आचार्य कहने वाले, खुद को शंकराचार्य बताने वाले जगत गुरु आ करके इसी सड़कों पे मुसलमानों की खाल खींच लेने, भूसा भर देने, ये सब धमकी दे के जाते हैं। अजीत सिंह बग्गा जैसे कथित व्यापारी नेता के द्वारा धमकियाँ दिया जाता है, उनके भतीजे जो है उसके द्वारा मुसलमानों को धमकियाँ दिया जाता है। तो इस पूरे उसमें जो जा करके, इस पूरे सीन में जा करके यही मीडिया जो आपसे आकर के भड़काऊ बात कर रही है कि भड़काऊ बयान दिया, ये उनसे सवाल नहीं पूछती है। तो इसमें इस मुतालिक एक बतौर एक सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों का अपना नज़रिया क्या रहता है, क्या सोच चली जाती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे इस तरह के पत्रकार हों, चाहे हमारे ज़िले के ऑफिसरान हों, ए टू जेड कोई भी, IAS, IPS, PCS, PPS जितने भी हैं, सबके मिजाज बदल गए हैं। वो मुसलमानों को बड़े हेच निगाह से देख रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन आज भी पड़ी हुई है बग्गा के खिलाफ कोतवाली में कई महीने पहले, अभी तक इंटरटेन नहीं की गई, उस पर कोई FIR नहीं दर्ज हुई। जबकि उससे पहले एक शख्स ने खाली वहाँ अल्लाह अकबर कहा था, जो कि एक धार्मिक नारा है, जबकि हिंदुओं ने भी वहाँ हर हर महादेव का नारा लगाया था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भड़काऊ भड़ा है नहीं, ठीक है, उन्होंने भी अपनी धार्मिक नारा लगाया, इन्होंने भी नारा लगाया, लेकिन उसके ऊपर कितनी धाराएं लगा दी। वो भी वो जो अभी को अपने आप को शंकराचार्य कह रहे थे, जिन्होंने जिस तरह की थी, उनके खिलाफ हफ्ता भर गुजर गया, उनके खिलाफ चौक थाने में दिया गया दरखास्त, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बात है? न पत्रकारों को इतनी हैसियत है कि जाके उन लोगों से पूछें आप क्यों इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और यही अजीत बग्गा हमारे डीएम साहब के बगल में बैठे हुए थे, कोई मीटिंग चल रही थी उसमें ही बगल में बैठे हुए थे। बड़े अफसोस की बात है, हमें बहुत तकलीफ होती है इन सब चीजों से। इन अधिकारियों को ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए, लेकिन ये लोग दूरी नहीं बना के रख रहे हैं। और उस रात, जिस रात मतलब 31 की रात को, जिस दिन मतलब जिसको मैं कहता हूँ संविधान के कत्ल की रात थी, संविधान को ताक पे रखा इन अधिकारियों ने, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, चाहे CP हो, सबने जनाजा ढोया है। और मरते दम तक मैं ये कहूँगा और लोगों को बता जाऊँगा कि ऐसे लोगों को देखे रहना, निगाह में रखना। यहाँ से कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे। मैं ऐसे लोगों को कभी नहीं माफ़ कर सकता। ठीक है, उनके पास ताकत है, आज जो चाहे सो कर लें, या इनका कर लें। मैं उस उम्र में पहुँच चुका हूँ कि मुझे इस तरह से डर नहीं लगता, न कभी डरा हूँ न डरूंगा, क्योंकि हमारा परिवार, हमारे घर आने, हमारे वालिद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस मुल्क की आज़ादी में उनका एक रोल था, ढके छुपे थे। वो किसी पद या किसी ओहदे या किसी भत्ते के लालची नहीं थे, अपनी रोजी खाते थे जैसे हम अपनी रोजी कमा के खा रहे हैं। लेकिन वो खून तो आज भी हमारे, हम कभी इस तरह की नहीं आते। लेकिन जो चोर है उसको चोर ही कहेंगे, चोर को चोर ही कहेंगे, ये समझ लीजिए। उसको शाह नहीं कह सकते, शाह नहीं कह सकते। और ये बात ये लोग समझ लें कि गलत तो गलत, आज नहीं कल तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। दुनिया में न मिलेगी, ऊपर वाला देगा सजा, तुम्हें देगा, तुम्हारी औलादों को सजा देगा। जिस रात उस दिन कमीशन, कभी कहाँ उसमें लिखा हुआ जजमेंट में कमिश्नर साहब जो अपने औलाद को लेकर के जाकर के पूजा करेंगे, वो जजमान बन के बैठ गए, कहाँ लिखा हुआ उसमें? इस तरह के करते हैं, मतलब पता नहीं कैसे आज ये जमाना आ गया है कि ऐसे अधिकारियों को लोग बर्दाश्त किए हुए हैं। ये तो शासन की भी गलती है, शासन भी उसमें शामिल हो गई है। अरे कूड़े के ढेर में फेंको ऐसे अधिकारियों को जो शहर न चला सके, शहर में एक तरफा कार्रवाई करे। एक आखिरी सवाल यासीन साहब, क्या मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है? देखिए, हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली पहुंच चुकी है, वहाँ तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही ये इत्तला आपको मिल जाएगी कि आज दाखिल हो गया। और हम अपने लोगों से भी अपील करते हैं
तमाम मुसलमानों से, पूरे बनारस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, या जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो सब्र से काम लें। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि सब्र से काम लेना चाहिए। आपसी रिश्ते न खराब करेंगे कभी। हिंदू मुसलमानों के जो रिश्ते पहले से चले आ रहे हैं वो रिश्ते बने रहेंगे। ठीक है, कुछ लोग खराब करने के तुले हुए, उसमें अधिकारी तड़का लगा रहे हैं खराब करने में, इससे परेशान ना हो और सब्र से काम लें। और हमारी कोशिश हो तो हमसे कहीं गलतियाँ हुई हो, गलतियाँ हो रही हो तो हमें ज़रूर बताएं कि आपसे यह गलती हो रही है। कोई अच्छे सुझाव देने हो ज़रूर सुझाव दें, हम सुझाव मानने को तैयार है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि फला वकील को कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है, आपकी बात हम देखेंगे आगे उनसे कैसे रास्ता हो सकता है। लेकिन हर किसी को तो हम नहीं रख सकते इसमें अपनी उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं, सीक्रेसी भी मेंटेन रखना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब। ये थे ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन साहब। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो आप उस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नजरिए रख सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर करें। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।